हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट नेटवर्क थ्योरी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं जीपी धनबाद के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लेक्चरर हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरी, उसके साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो आज आपको बताते हैं स्टूडेंट कि नेटवर्क थ्योरी में आपका क्या सिलेबस है। नेटवर्क थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से समझोगे स्टूडेंट कि आपको कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे स्टूडेंट तो आपका ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो स्टूडेंट देखते हैं एक एक करके कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो डिप्लोमा 4th सेमिस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सब्जेक्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले क्या पढ़ना है स्टूडेंट उसके बारे में बता रहे हैं। इसको आपको 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 5 और 6 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहले सिलेबस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो पहला आपका पॉइंट है स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट को आपको क्या करना, समझना है कि, और समझने के साथ साथ उसको ये भी करना है कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना होगा कि जैसे आपका पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं और एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो पैसिव एलिमेंट बेसिकली उस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं जो एलिमेंट सर्किट में अवेलेबल रहता है बट सर्किट में आपका एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, सोर्स की तरह काम नहीं करता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आपका एग्जांपल में यदि पूछे कि आप पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल बताओ तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जो भी एलिमेंट है स्टूडेंट ये आपका पैसिव एलिमेंट है। ये आपका सोर्स प्रोवाइडेड नहीं करता है सर्किट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पैसिव एलिमेंट। तो जो आपका ये बोलना है कि जो एलिमेंट सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना है तो बोलना है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस बेसिकली सिंबल जो होता है स्टूडेंट आर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है फ्लो होने के लिए, वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस का गुण है। ये आपको समझना होगा। रेजिस्टेंस का नोटिफिकेशन जो होता है स्टूडेंट आर होता है। रेजिस्टेंस आपका बाइडायरेक्शनल डिवाइस है क्योंकि इसमें करंट का जो फ्लो होगा दोनों डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद स्टूडेंट कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का जो स्टूडेंट सिंबल होता है वो आपका कैपिटल सी होता है। कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो आपका फैराड होता है। ये सब चीजों को आपको जानना है कि आपसे पूछेगा कि कैपेसिटर का क्या काम है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। चलो अब इंडक्टर के बारे में बताते हैं स्टूडेंट। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का यूज करते हैं। इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो आपका एल होता है स्टूडेंट। इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यूनिट पूछा जाता है कि इंडक्टर का यूनिट क्या है तो आपको बोलना है हेनरी होता है। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है तो बोलना फैराड होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो आपको बोलना ओम होता है। ये सब चीजों को आपको समझते हुए ही आगे बढ़ना है। चलो अब देखो स्टूडेंट, आपको पैसिव एलिमेंट बता दिए, सबको डिफाइन भी कर दिए। और एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट बेसिकली उस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे जो सर्किट को क्या करेगा, एक्टिव करवाएगा, मतलब सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जो आपका सोर्स की तरह काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आपका हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया,
करंट सोर्स हो गया, ये क्या करता है, सर्किट में आपका सोर्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है एक्टिव एलिमेंट। तो आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि करंट सोर्स आपका किस तरह का एलिमेंट है, तो आपको बोलना एक्टिव एलिमेंट है। आपसे पूछेगा कि वोल्टेज सोर्स कैसा एलिमेंट है, तो आपको बोलना है एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपका पहला मॉड्यूल क्या होता है स्टूडेंट, पहला मॉड्यूल का जो फर्स्ट कंटेंट है वो आपका रेडी हो रहा है, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। चलो अब देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं स्टूडेंट, नेटवर्क होते हैं। जैसे आपका यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क हो गया, बाई डायरेक्शनल नेटवर्क हो गया, एक्टिव नेटवर्क हो गया, पैसिव नेटवर्क हो गया, ये सब लीनियर नेटवर्क हो गया, नॉन लीनियर नेटवर्क हो गया। ये सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, समझना है। जैसे आपका हो गया यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क, मतलब यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क का मतलब है जिसमें करंट आपका एक ही दिशा में फ्लो करे, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आपका हो गया डायोड, डायोड में जो स्टूडेंट जो करंट का फ्लो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल में होता है, एक ही दिशा में होता है, एनोड टू कैथोड। इसीलिए हम लोग डायोड को क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। ये चीज आपको समझना होगा। एक होता है बाई डायरेक्शनल, जिसमें करंट का प्रभाव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आपका हो गया स्टूडेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये आपका बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। इसमें करंट दोनों दिशा में क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ये सब चीजों को आपको समझना है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना है, ये भी चीज आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फंडामेंटल। अब देखो स्टूडेंट, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल्स है, जिसका हेल्प लेके कोई भी आपका मैथमेटिकल टूल यदि टाइम डोमेन में आपका अवेलेबल है, उसको स्पेस डोमेन में, मतलब एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल्स है, जो आपका टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम इसका कुछ बेसिक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे ए बाई एस स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। आपसे पूछेगा कि कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एस डिवाइडिंग बाई एस स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ये सब आपका कुछ बेसिक मतलब फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करके इसका रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/s होगा। यदि आपसे पूछेगा कि रैंप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/s स्क्वायर होगा। ये सब चीजों को आपको प्रूव करके बताएंगे जब हम कंटिन्यू इसका टॉपिक को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आज मोटा मोटी सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह करके सिलेबस आपका है। चलो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल, ये आप मैथ में पढ़े हो, उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट का यूज करके नेटवर्क थ्योरी में प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एस पैरामीटर का भी समझना है। जैसे स्टूडेंट, जैसे आपका एक्सेल मतलब होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम लोग यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है, और इसको यदि एस डोमेन में लिखेंगे तो क्या होगा, एस एल होगा। जे और ओमेगा को हम लोग एस से नोटिफिकेशन करते हैं, तो कुछ पैरामीटर को एस डोमेन में लिखने के लिए आना चाहिए, वही आपको बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एस डोमेन। मतलब एक्सेल को हम लोग लिखेंगे, एक्सेल को लिखेंगे एसएल, और एक्सी को लिखेंगे 1/SC। ये सब चीजों को आपको समझना होगा कि कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस डोमेन में। तो ये सब चीज हम बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया है। चलो, यहां तक ये आपका इतना जानने के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो रहा है स्टूडेंट, कंप्लीट हो रहा है। यहां से यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन 100% श्योर है 8 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से ज्यादातर जो पूछा गया है अभी तक, वो आपसे पूछेगा कि पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ हम समझाइए, या तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बताइए। यही सब चीजें पूछा गया है, बार बार 8 नंबर का क्वेश्चन पहला मॉड्यूल से पूछा जाता है। चलो, अब देखो स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 16 नंबर का प्रॉब्लम पूछेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 16 से मोर ही पूछेगा, 16 तो पूछेगा ही पूछेगा। तो नेटवर्क थ्योरम, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपके सेमेस्टर पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। अब देखो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम,
कुछ थ्योरम है, सभी थ्योरम को आपको पढ़ना है। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में यदि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है और यदि आपसे पूछे कि आपको मतलब किसी भी ब्रांच का करंट फाइंड आउट करने के लिए बोले, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का इंप्लीमेंट करके हम लोग वोल्टेज और करंट का कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके। आपका सम स्टैंडर्ड मतलब कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम में आपका दो से ज्यादा मोड सोर्स होगा। यदि आपका सर्किट में दो सोर्स है तो एक सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और एक सोर्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, सर्किट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे केस नंबर 1 में। उसके बाद केस नंबर 2 में क्या करेंगे, जो पहले सोर्स को जिसको यूज किए थे अब उसको डीएक्टिवेट करेंगे और जिसको पहले डीएक्टिवेट किए थे उसको अब एक्टिवेट करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे ब्रांच का करंट या वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके हम पूरी होल उस ब्रांच का करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब सर्किट आपका क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम में लीनियर सर्किट होना चाहिए, तभी जाके सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करेगा, होल्ड करेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्या है, सर्किट आपका लीनियरिटी होना चाहिए और एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा। उसके बाद उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या पावर का कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो आपको बोला सुपरपोजिशन थ्योरम का हेल्प लेके हम पावर का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर आपका नॉनलीनियर सर्किट के तहत आता है। बट सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग लीनियर सर्किट का ही प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, इसीलिए सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यह चीज आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम से किस चीज का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको बोला पावर का कैलकुलेशन हम सुपरपोजिशन थ्योरम का हेल्प लेके नहीं कर पाएंगे। चलो अब देखो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। थेवेनिन थ्योरम से भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्किट का हम लोग वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करेंगे। आपका एक लोड रेजिस्टेंस दिया जाएगा, तो थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के पहले जो लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस में VTH और RTH निकालने के लिए बोला जाएगा, उस सर्किट को क्या करना, पहले ओपन करना है और उसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको VTH और RTH को फाइंड आउट करना है। ये आपका थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। जब हम प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीका से ये सॉल्व हो जाएगा। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, VTH और RTH को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद VTH और RTH का कनेक्शन सीरीज में लगाते हैं और जो लोड सर्किट को जो ओपन किए थे उसको हम लोग कनेक्टेड करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सर्किट के द्वारा जिस तरह प्रॉब्लम पूछा जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, VTH निकाल सकते हैं, RTH निकाल सकते हैं, लोड के अक्रॉस में कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ये भी आपका बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल टूल्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है कि VTH और RTH का कनेक्शन कैसा होता है, तो आपको बोलना सीरीज में होता है। यही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। चलो स्टूडेंट, ये थेवेनिन थ्योरम हो गया। उसके बाद नॉर्टन थ्योरम जस्ट आपका डुअल नेचर ऑफ थेवेनिन थ्योरम का है। जब आप थेवेनिन थ्योरम समझ जाओगे तो नॉर्टन थ्योरम भी समझना बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है। नॉर्टन्स में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा क्योंकि जब हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब हम लोग VTH का भी फाइंड आउट करेंगे, जब हम लोग थेवेनिन वोल्टेज का भी फाइंड आउट करेंगे, सॉरी थेवेनिन वोल्टेज या तो हम लोग मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग सर्किट में जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RTH को फाइंड आउट करेंगे। RTH निकालने का तरीका और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने का तरीका एक ही है, नाम अलग अलग है बट कॉन्सेप्ट एक ही है। तो नॉर्टन्स थ्योरम हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम में आपको बताना है स्टूडेंट कि उस ब्रांच में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफॉर्म होगा। इसका मतलब है, इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को याद रखना होगा। जब आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी जाके आपका लोड के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो सकता है वो याद रखना होगा, 50% होता है। उसके बाद मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH होता है। ये सब चीजों को हम लोग याद रखेंगे, याद करके यही कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब आपका हो गया रिसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम। ये भी आपके दोनों थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम बताएंगे रिसिप्रोसिटी
रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम, तो ये भी आपको समझ में आएगा। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, करंट वोल्टेज सभी चीज का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चलो अब देखो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, ट्रांजिएंट डीसी एंड एसी एनालिसिस। ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है स्टूडेंट और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है। तो आप में जो भी कोई सर्किट है, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएल सर्किट है, तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस का प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करेंगे, क्या क्या कंडीशन को एजम्पशन करना होगा, सभी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टेडी स्टेट समझना है। स्टेडी स्टेट का मतलब कब ग्राफ आपका क्या हो रहा है, वो आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच जा रहा है। और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी समझना है। रिस्पांस ऑफ आरएल का कैसा रिस्पांस होगा, आरसी का मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कोई सर्किट में अवेलेबल है तो उसका रिस्पांस क्या होगा, आरएलसी सर्किट का रिस्पांस क्या होगा, ये भी चीज आपको समझना है। और इसी तरह का ट्रांजिएंट का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। इसीलिए आपको पहले मॉड्यूल में ही पढ़वा दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। जो ये कॉन्सेप्ट यदि पता रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिएंट का प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। इसीलिए ट्रांजिएंट प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ट्रांजिएंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, ट्रांजिएंट को समझने के लिए पहले आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका ये मॉड्यूल में दिया गया है। इससे भी आपका प्रॉब्लम पूछा जाता है स्टूडेंट, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपका 8 से लेकर 16 नंबर का प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब देखो इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेहद इजी चैप्टर है, आपको पूरी आसानी से समझ में आएगा। तो चैप्टर 4 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपका एग्जाम में 16 नंबर का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से समझने का कोशिश करो कि यहां से आपका पूछेगा कि टू पोर्ट नेटवर्क में आपका 2 पोर्ट रहेगा, एक आपका इनपुट पोर्ट रहेगा, दूसरा आउटपुट पोर्ट रहेगा। इनपुट पोर्ट में आपका वोल्टेज रहेगा या तो करंट रहेगा, आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विभिन्न पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। इसका मतलब है एक होता ओपन सर्किट पैरामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं जेड पैरामीटर, एक होता शॉर्ट सर्किट पैरामीटर जिसको बोलते हैं वाई पैरामीटर, एक होता आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं एबीसीडी पैरामीटर, और एक होता हाइब्रिड पैरामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं एच पैरामीटर। तो बेसिकली 4 तरह का पैरामीटर को आपको एग्जाम में पढ़ना है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो आपको सबसे पहले जेड पैरामीटर को स्टडी करना है, उसके बाद वाई पैरामीटर को स्टडी करना है, उसके बाद आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब एबीसीडी पैरामीटर को स्टडी करना है, उसके बाद हाइब्रिड पैरामीटर को स्टडी करना है। और आपका विभिन्न कंडीशन में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जेड पैरामीटर में आप Z11 को कैसे निकालोगे, Z12 को कैसे निकालोगे, Z21 को कैसे निकालोगे, Z22 को कैसे निकालोगे। तो ये सब पैरामीटर को जब आपको पढ़ाएंगे तो एकदम पूरा इजीली तरीका से समझ में आएगा। उसके बाद एक पैरामीटर का रिलेशन दूसरे पैरामीटर के साथ कैसे होगा, Z पैरामीटर यदि अवेलेबल है तो Y पैरामीटर निकालना है, तो Z पैरामीटर Y पैरामीटर में रिलेशन आना चाहिए, तभी जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। H पैरामीटर और Z पैरामीटर में क्या रिलेशन है ये भी जानना चाहिए, H पैरामीटर और ABCD पैरामीटर में क्या रिलेशन है ये भी जानना चाहिए। मतलब सभी का रिलेशन पता रहना चाहिए कि एक पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है और दूसरा पैरामीटर को निकालना है, तो आप उस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली तरीका से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो वो फॉर्मूला भी बताएंगे। तो ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इजी भी है, आपको पूरी समझ में आएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा, एकदम 100% श्योर है कि पूरा समझ में आएगा। इसको आपको कायदे से पढ़ना है और 16 नंबर आराम से उठाना है, ठीक है। तो आपका जेड पैरामीटर है स्टूडेंट, वाई पैरामीटर है, एबीसीडी पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर है, इंटर रिलेशनशिप एट डिफरेंट पैरामीटर और इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क आपस में यदि जेड पैरामीटर और जेड पैरामीटर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क मतलब कनेक्शन है, वाई पैरामीटर कनेक्टेड है, तो कैसे हम लोग उसका इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर निकालेंगे, इक्विवेलेंट वाई पैरामीटर निकालेंगे, ये भी चीज समझना है। और आपको स्टूडेंट टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपका टी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जेड पैरामीटर के लिए होता है, जो पाई जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वाई पैरामीटर के लिए होता है। तो आपको टी यदि रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आपको जेड पैरामीटर निकालना बेहद इजी है, और यदि पाई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो वाई पैरामीटर निकालना बहुत
इजी है। और यदि स्टूडेंट यदि पाई नेटवर्क दिया गया है और जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई पैरामीटर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इन्वर्स कर लेंगे तो आपका जेड पैरामीटर हो जाएगा। ये भी चीज समझना है कि जेड और वाई में आपका इन्वर्स रिलेशन है। जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पूरी समझ में आएगा। तो आपका ये था आपका नेटवर्क थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट पढ़ना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द नेटवर्क पढ़ना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंडामेंटल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एस पैरामीटर पढ़ना है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, ये पढ़ना, इतना पढ़ लोगे कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टूडेंट स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस को पढ़ना है, रिस्पांस टू आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट को पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिएंट सर्किट, ट्रांजिएंट सर्किट को प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे एप्लीकेशन करके सॉल्विंग करोगे वो चीज पढ़ना है। 2 पोर्ट नेटवर्क में आपको जेड पैरामीटर पढ़ना, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर पढ़ना, इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है और टी और पाई रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है। इतना यदि पढ़ लोगे तो आपका चारों चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर चैप्टर है, वो 6 नंबर चैप्टर है, उसमें आपको नेटवर्क सिंथेसिस एक चैप्टर है और एक आपका फिल्टर चैप्टर है। तो इतना पढ़ लोगे तो आपका पूरा नेटवर्क थ्योरी कवर हो जाएगा। बेहद इजी चैप्टर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ोगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है स्टूडेंट, रेडी करना है। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करो स्टूडेंट, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में बताओ। और यदि कोई इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपका मतलब आपको कंटिन्यू इस तरह का लेक्चर मिलेगा स्टूडेंट, तो आप इसको रेडी कर सकते हो। ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ग्रुप में शेयरिंग करिए। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।